हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है ना। और देखिएगा, हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। और यह आपका अध्याय नंबर 5 होने वाला है नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी होगी तो उस हिसाब से ये 6 है, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, अध्याय नंबर 5। और इस चैप्टर को हमने 4 भाग में डिवाइड किया है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन में। ठीक है। और हमने जिसमें पोषण और श्वसन क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, और इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वहन की। ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे जरूर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, चैनल पे अवेलेबल भी है और आप इजीली जाकर से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। लेते हैं परिवहन, यानी परिवहन होता क्या है भाई साहब। परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र भी इसे बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यह जंतुओं के शरीर में विकसित एवं विस्तृत तंत्र होता है। इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के मध्य पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना होता है। ठीक है ना। लेकिन परिवहन तंत्र क्या होता है, जो जंतु होते हैं इनके शरीर में क्या है, एक तंत्र पाया जाता है। जैसे इसका कार्य क्या होता है, पहला देखिएगा उदाहरण। आहार नाल में पची हुई भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। परिवहन तंत्र का काम क्या होगा, जो आहार नाल में भोजन पचा उसे क्या है, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। और दूसरा क्या, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ठीक है। और ऑक्सीजन जो पहुंचाने का काम होता है यह किसके द्वारा होता है, परिवहन तंत्र के द्वारा ही होता है। और तीसरा क्या होता है काम इसका, उपापचय क्रिया के बाद बने उत्सर्जित पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि को कोशिका से बाहर निकालने के लिए। ठीक है ना। यानी कि जो उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर में बन रहे हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सबों को कोशिका से बाहर निकालने का काम कौन करवाता है, परिसंचरण तंत्र ही करवाता है या परिवहन तंत्र ही करवाता है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं भाई साहब, जंतुओं में कितने प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस प्रकार का। तो जंतुओं में निम्न 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है। वे दोनों क्या है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। पहला आपका होता है खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा हमारा क्या होता है भाई साहब, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे बारी बारी से। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में क्या दिया गया है, इसे भी जान लेते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों की कोशिकाएं सदैव रुधिर जैसे परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहती हैं। ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, जो कोशिकाएं होंगी सीधे किसके, जो परिवहनी पदार्थ होगा यानी जैसे रुधिर होगा उसके सीधे संपर्क में रहेंगी। और ये किनमें पाया जाता है, अधिकांश आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड मतलब क्या, कीटों में पाया जाएगा, और सिफेलोपोड्स में पाया जाता है। ठीक है ना। अगली कक्षा में पढ़ेंगे इनके बारे में, आर्थ्रोपोड और सिफेलोपोड्स के बारे में। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यह क्या होगा, देखिएगा नाम से स्पष्ट है। इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर सदैव निश्चित वाहिनियों में बहता है तथा शरीर, 2 बार शरीर हो गया, के ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं आता है। ठीक है ना। यानी कि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, जो आपका रुधिर होगा किसमें बहेगा, एक निश्चित वाहिनियों में। जैसे हम लोग देखिए क्या नसों में बहता है ना। ठीक है। यानी कि एक निश्चित वाहिनियों में बहेगा और ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं आता है। ठीक है। और इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे एनिलिडा, जैसे केंचुआ, एनिलिडा में कौन आता है, केंचुआ। आर्थ्रोपोडा में जैसे आपके क्या आते हैं, खरगोश, मनुष्य आदि। इनों में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और खुला किस में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोड यानी कीट वगैरह में क्या पाया जाता है, आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अब देख लेते हैं मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र की संरचना। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। मनुष्यों के रुधिर में परिसंचरण के अंतर्गत रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियां आती हैं। ठीक है। यानी कि जो आपका परिसंचरण तंत्र है मनुष्य का, यह किनसे मिलकर बना होता है, रुधिर से, हृदय से और रुधिर वाहिनियों से मिलकर बना होता है। परिवहन तंत्र द्वारा पूरे शरीर में पोषक पदार्थों, लवणों, ऑक्सीजन, हार्मोन व अवांछित पदार्थों का परिवहन होता है। जो परिसंचरण तंत्र है इससे क्या होगा, पोषक पदार्थों, लवणों, ऑक्सीजन और हार्मोन्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी कि परिवहन होता है विभिन्न शरीर में। तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बारे में, इस वीडियो लेक्चर में पूरा बात करेंगे हम लोग अब रुधिर के बारे में। रुधिर क्या है भाई साहब, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या होता है, एक तरल होता है, और संयोजी ऊतक आप लोग जानते ही होंगे, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। आपने पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ा होगा। यह स्वाद में नमकीन तथा हल्का क्षारीय, यानी कि इसका जो पीएच मान होता है यहाँ पर लिख दिया गया है, प्रवृत्ति का होता है। ठीक है ना। ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है आपका रुधिर, तभी तो नमकीन लगता है आपको। ठीक है।
मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है। यानी कि जो मानव के शरीर में रुधिर होगा कितना होगा, आपके भार का 7 से 8% होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 30 वेट है तो आप 30 का 8% या 7% कर देंगे तो उतना ही ब्लड आप में क्या होता है, रहता है। ठीक है ना, उतना रहना भी चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें कितना होगा, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है ना, और एक बात याद रखिएगा, स्त्रियों में कुछ क्या होता है, कम होता है ब्लड। ठीक है ना, पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग आगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई साहब, हमारा अगला टॉपिक है रुधिर के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे, यानी कि रुधिर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किन चीजों से मिलकर क्या होता है, आपका रुधिर बना होता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप क्या करिएगा, इस चार्ट को अच्छे से बना लीजिएगा। जैसे इसमें बनाया हुआ क्या, रुधिर के 2 घटक हैं, क्या प्लाज्मा और क्या रुधिराणु होता है। फिर उसे हमने क्या किया है, और भागों में बांट दिया है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं भी क्या होती है, कणिकामय और अकणिकामय होती हैं। फिर कणिकामय के भी क्या है, प्रकार हैं। ठीक है, तो इसे क्या कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। तो सबसे पहला भाग हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं प्लाज्मा में क्या दिया गया है। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% जल तथा 10% जटिल कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी कि जो आपका जितना भी रुधिर है उसका 55% भाग क्या होगा, आपका ही रुधिर प्लाज्मा होता है, और उसका भी 90% क्या होता है, जल होता है, और सिर्फ 10% भाग क्या होता है, जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, ये बात को क्या करिएगा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, और क्या है इसके बारे में उसको भी जान लेते हैं। इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं, क्योंकि इनमें रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। ठीक है ना, एक बात और याद रखिएगा कि जो आपका रुधिर प्लाज्मा होता है या प्लाज्मा होता है, इसे क्या करते हैं, रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है, यानी कि इसमें रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। प्लाज्मा में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन तथा हिपैरिन आदि प्रोटीन होते हैं। यानी कि देखिए, ये क्या है, प्रोटीन है जो किसमें पाए जाएंगे, आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कौन से, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और क्या, हिपैरिन आदि प्रोटीन क्या होते हैं, आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है उसे भी हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है ना, इसके कार्य के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हिपैरिन रुधिर वाहिनियों में रुधिर का स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग रोकता है, तथा इसके विपरीत प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजेन चोट लगने पर रुधिर के स्कंदन में सहायता करते हैं। यानी कि देखिए, जो हिपैरिन प्रोटीन होता है ना, यह क्या कहेगा, रुधिर वाहिनियों यानी कि जो रुधिर की नलियां हैं आपके शरीर में, रुधिर वाहिनियां हैं, उसके अंदर क्या होगा, रुधिर को रोकने से जमने से रोकेगा। ठीक है, उसे जमने से क्या करता है, रोकता है। लेकिन आपके फाइब्रोनोजेन और क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, यह चोट जब लगती है तो क्या करते हैं, रुधिर स्कंदन में सहायक होते हैं। ठीक है, ये बात क्या करिएगा आप लोग ध्यान में रखिएगा। हिपैरिन क्या करता है भाई साहब, हिपैरिन हमारी नसों में क्या करेगा, रुधिर स्कंदन को रोकेगा। लेकिन इसके विपरीत जो आपके क्या होंगे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होते हैं, जब चोट लगेगी तो क्या करेंगे, रुधिर का थक्का बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। कौन सा था आपका, रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु, ब्लड कैप्सल्स, इसके बारे में देख लेते हैं। यह रुधिर का लगभग 45% भाग बनाते हैं। मानव में रुधिराणु निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए 55% था, यह कितना है, 45% भाग क्या करेगा, बनाएगा। और यह भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, कौन से, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और क्या, रुधिर प्लेटलेट्स। अब हम इन तीनों के बारे में क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कैप्सल्स। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कैप्सल्स, और शॉर्ट में आपने सुना होगा आरबीसीज कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसी बात को क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। मानव रुधिर में इनकी मात्रा सबसे अधिक लगभग 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, यानी कि इनकी संख्या कितनी होगी, लगभग में कितनी होती है, 45 से 55 लाख। ठीक है ना, प्रति मिलीमीटर घन होती है। ठीक है, और यह क्या होगा, यह लाल रंग के की केंद्रक रहित तथा उभयावतल कोशिकाएं होती हैं। यह कैसी होती है, लाल रंग की होंगी और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, उभयावतल होती हैं। ठीक है, उभयावतल मतलब जैसे आपका उभयावतल लेंस नहीं होता, वैसी होती हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसी होती हैं। इनका लाल रंग इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो ये लाल रंग के दिखाई देती हैं, क्यों दिखाई देती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के परिवहन का काम करती हैं। जो आपकी
लाल रुधिर कणिकाएं होंगी, इनका काम क्या होगा, यह ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, ठीक है ना। यह ऑक्सीजन को क्या करेंगी, शरीर के सभी भागों में पहुंचाएंगी। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, ठीक है ना। जो इनका जीवन काल कितने दिन का होगा, 120 दिन का होता है। यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं WBC। तो चलिए भाई साहब देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। यह लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी परंतु संख्या में क्या होती हैं, कम होती हैं। कितनी, 500 से 9500 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं, ठीक है ना। और क्या भाई साहब, यह केंद्रक युक्त अमीबाब तथा रंगहीन कणिकाएं होती हैं। जो आपकी क्या होंगी, श्वेत रुधिर कणिकाएं होंगी, कैसी होंगी, केंद्रक युक्त होंगी, यानी कि इनमें क्या होगा, केंद्रक पाई जाएगी। अमीबाब मतलब इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ये अमीबा की तरह होती है, जैसे अमीबा अपना आकार बदलता रहता है ना, वैसे ही, ठीक। और कैसे होंगी, रंगहीन होंगी। इनका जीवन काल 1 से 2 दिन तक का ही होता है। जो इनका जीवन काल होगा बहुत ही कम होता है, 1 से 2 दिन, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग तरीके से लिखा गया है, तो इस पर आप लोग परेशान नहीं होंगे। श्वेत रुधिराणु 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके श्वेत रुधिराणु होते हैं ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने चार्ट में देखा होगा पीछे, ठीक है ना। पहला क्या होगा भाई साहब, कणिकामय, और दूसरा क्या, अकणिकामय। तो बारी बारी से इनके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा था कणिकामय। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कणिकामय श्वेत रुधिराणु, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। इनका कोशिका द्रव्य कणिकामय तथा केंद्रक पाली युक्त होता है। ये असममित आकार के होती हैं, ठीक है ना। इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो आपके क्या होंगे, कणिकामय श्वेत रुधिराणु होंगे, इनमें क्या होगा, जो इनका कोशिका द्रव्य होगा कैसा होगा, कणिका में होगा, और जो केंद्रक होगा क्या होगा, पालियों युक्त होगा, यानी कि पालियों में क्या होगा, बटा होगा, कई भागों में क्या होगा, बटा होगा, ठीक है। और इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था, एसिडोफिल्स या इसिनोफिल्स बोलते हैं, और दूसरा होता है बैसोफिल्स, और तीसरा आपका होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन हम भी क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही इनके बारे में जानकारी ले ही लेते हैं भाई साहब, ले ही लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला था क्या, एसिडोफिल्स या इसिनोफिल्स इसे बोला जाता है। इसके बारे में क्या है, एक कुल श्वेत रुधिराणु की लगभग 2 से 4% होती हैं। जो आपके इसिनोफिल्स होंगे, इस टोटल जितना श्वेत रुधिराणु आपका है, ठीक है ना, उसका कितना भाग बनाते हैं, लगभग 2 से 4% ही होते हैं। रोगों के संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब आपके क्या होगा, रोगों का संक्रमण होगा, मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम बुखार होगा, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जब किसी रोग का क्या होगा, आपके ऊपर संक्रमण होगा, तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसकी, इसिनोफिल्स की। यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने तथा एलर्जी एवं अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देखिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्या, जब शरीर को क्या करते हैं, प्रतिरक्षा देते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करवाते हैं एलर्जी और अति संवेदनशीलता में, ठीक है ना। इस बात को भी क्या करिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका केंद्रक 2 पालियों में विभाजित होता रहता है, सॉरी यार मैं भी क्या बोलूं, इनका केंद्रक 2 पालियों में विभाजित रहता है, ठीक है। जो इनका केंद्रक होगा क्या होगा, 2 पालियों में क्या होगा, बटा होगा, यानी कि 2 भागों में क्या होगा, बटा होगा। दूसरा हमारा क्या था, बैसोफिल्स था, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई साहब, बैसोफिल्स में क्या है। एक कुल श्वेत रुधिराणु की कितना, 0.5 to 2%, ठीक है ना, यानी कि 0.5 से 2% होते हैं। यानी कि जितना भी आपका श्वेत रुधिराणु है उसका सिर्फ क्या, 0.5 से लेकर 2% क्या होते हैं, बैसोफिल्स होते हैं। ये हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन नामक पदार्थ का स्रावण करते हैं। यह क्या करते हैं, बैसोफिल्स, यह हिपैरिन बनाता है, हिस्टामिन बनाता है, सेरोटोनिन बनाता है। इन पदार्थों क्या करेगा, श्रावण करेगा। और आप लोग जानते हैं हिपैरिन क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्या कर रहा था, नसों में रुधिर को बहने से सॉरी जमने से क्या करता था, रोकता था, बहने से नहीं जमने से रोकता था, ठीक है ना, क्लॉटिंग करने से। इनका केंद्रक 2 से 3 पालियों में विभाजित रहता है, ठीक है। इनका केंद्रक क्या होगा, 2 से 3 पालियों में विभाजित होता है, किसका, बैसोफिल्स का, ठीक है ना। बैसोफिल्स, मेरा प्रोनाउंसिएशन यार थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है क्या, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा देख लेते हैं भाई साहब। तीसरा आपका क्या था, न्यूट्रोफिल्स था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स के बारे में, ठीक है। तो क्या है भाई साहब इसके बारे में,
ये श्वेत रुधिराणु की 60 से 70% भाग बनाती है। सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, इसको भी ध्यान दे देना, ठीक है ना। जितना भी श्वेत रुधिराणु पाया जाएगा उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, न्यूट्रोफिल्स ही होता है। कितना होता है, 60 to 70%, ठीक है ना। ये भक्षाणु यानी कि फैगोसाइटोसिस क्रिया में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या, जो आपके शरीर में रोग कारक है, बैक्टीरिया है, उनको क्या कर जाता है, ये खा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका करते हैं भक्षाणु बोलते हैं। ये आगे क्या दिया है भाई साहब, आगे ऐसे लिखा गया इसके बारे में, इनका केंद्रक 3 से 5 पालियों में विभाजित रहता है। यानी कि जो इनका केंद्रक होगा यह 3 से 5 पालियों में क्या रहेगा, बटा रहता है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में ये बातें आपके करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं सबसे ज्यादा होंगे, 60 से 70% भाग में होंगे, और क्या करेंगे, भक्षाणु क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनमें कौन सा नेचर पाया जाता है, फैगोसाइटोसिस नेचर पाया जाता है। यानी कि यह क्या कर देंगे, खा जाएंगे किसको, रोग कारक को। तो हमारा दूसरा था श्वेत रुधिर कणिकाओं में क्या, अकणिकामय या कणिका रहित श्वेत रुधिराणु, ठीक है ना। ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या दिया गया है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। इन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनका केंद्रक गोल होता है तथा पिंडों में विभाजित नहीं रहता है, ठीक है ना। नाम से ही क्या है, अकणिकामय, यानी कि इसमें क्या होगी, कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। तो इनकी कोशिका द्रव्य में क्या होगी, कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी, और इनका केंद्रक कैसा होगा, गोल होगा, और पिंडों में विभाजित नहीं होगा, यानी कि खंडों में विभाजित नहीं होता है, ठीक है ना। इस बात को भी क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। तो आगे चलते हैं भाई साहब, इसको भी देख लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जो आपके अकणिकामय होते हैं श्वेत रुधिराणु भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के हैं, उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना। पहला क्या है, लिम्फोसाइट्स है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे लिम्फोसाइट्स होता क्या है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में, इनका आकार सबसे छोटा होता है। एक कुल श्वेत रुधिराणु का 20 से 30% होता है, ठीक है ना। इनका आकार क्या होगा, सबसे छोटा होगा, लेकिन यह श्वेत रुधिराणु का कितना भाग होगा, 20 से 30% भाग होता है, ठीक है ना। 60 से 70 कौन था, न्यूट्रोफिल्स था, फिर उसके बाद कौन सा आपका लिम्फोसाइट, ठीक है, याद रखिएगा। इनका कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण करना तथा शरीर की सुरक्षा करना होता है, ठीक है ना। देखिए प्रतिरक्षी का निर्माण यानी कि एंटी बॉडी आपके शरीर में कौन बनाता है, प्रतिरक्षी कौन बनाएगा, यही लिम्फोसाइट बनाने का काम करेगा, ठीक है ना। और आपके शरीर को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, किसके प्रति, बैक्टीरिया वगैरह के प्रति, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया आपके शरीर में जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई साहब हमारा अकणिकामय में, मोनोसाइट्स, ठीक है। कौन होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, ज़्यादा नहीं। ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कैसी होती हैं, बड़े आकार की होती हैं। एक कुल श्वेत रुधिराणु की 2 से 10% भाग होती हैं। यह जो आपका मोनोसाइट्स है, एक टोटल जो आपके रुधिराणु कौन से श्वेत रुधिराणु, उसका कितना भाग पाएगा, 2 से 10% भाग ही बनाता है। ये ऊतक द्रव्य में जाकर बृहद भक्षाणु मैक्रोफेजेस में परिवर्तित हो जाती हैं। इनका कार्य भक्षाणु क्रिया द्वारा जीवाणुओं का भक्षण करना होता है, ठीक है ना। देखिए मोनोसाइट भी क्या करेंगी, यह भी जीवाणुओं का यानी बैक्टीरिया क्या करती हैं, भक्षण करती हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। जो आपका न्यूट्रोफिल्स था वो क्या था, भक्षाणु था, लेकिन यह क्या है, बृहद भक्षाणु है, ठीक है ना। यह मैक्रोफेजेस है। बात समझ आई कि नहीं आई। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे के बारे में, कौन सा था, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग बहुत ही सुना होगा कि उनका क्या हो गया, प्लेटलेट डाउन हो गया है। तो भाई साहब प्लेटलेट्स होता क्या है, तो रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या है भाई साहब, रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाया जाता है, ठीक है ना। जो आपका रुधिर प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है किसमें से पाया जाएगा, स्तनधारियों, यानी कि जो लोग अपने बच्चों क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, ठीक है ना, उनके ही रुधिर में क्या होगा, पाया जाएगा। मनुष्यों में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। जो मनुष्य होंगे यानी कि हम लोगों में क्या होगा, इसकी संख्या कितनी होगी, 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। ये केंद्रक रहित गोल या अंडाकार होती हैं। ये कैसे होंगी, केंद्रक रहित रहेंगी, और इनमें क्या रहेगा, गोल होंगी, और कैसे होंगी, अंडाकार होंगी। ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में मदद करती हैं। आपको अगर मान लीजिए कहीं चोट लग गई तो ये भी क्या करते हैं, रुधिर प्लेटलेट से क्या करते हैं, थक्का जमाने की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हम लोग आगे। आगे क्या है भाई साहब, देखिएगा जितने भी प्रकार के आपने रुधिर के घटक पढ़े, यह सभी का यहाँ पर क्या है,
फिगर है यहाँ पर बना दिया कैसा दिखता है कौन सा, ठीक है ना। देखिए इससे पहले क्या है, न्यूट्रोफिल्स ऐसा दिखता है, स्नोफिल्स ऐसा दिखता है, लाल रुधिर कणिकाएं आपकी ऐसी होती हैं, ठीक है, उभयअवतल देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से। फिर आपकी जो रक्त प्लेटलेट्स हैं ऐसे दिखते हैं, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया और क्या बैसोफिल्स, ठीक है ना, ये ऐसे ही क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। तो चलिए अब लोग हम पढ़ लेते हैं, हम सब पढ़ लेते हैं क्या, रुधिर के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर का कार्य होता क्या है भाई साहब, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। आंत से अवशोषित पोषक पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है। जो आपका रुधिर होता है क्या करता है, जो आंत में आपका क्या हुआ, पोषक पदार्थ पचे हुए हैं, पचा हुआ भोजन है, जो पोषक पदार्थ है उसे सभी ऊतकों तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। शरीर ऊतकों में, यार मैं थोड़ा गलत बोल दिया, शरीर ऊतकों में उपापचयी क्रियाओं से बने उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया को रुधिर व उत्सर्जी अंग तक पहुंचाता है, ठीक है ना। यानी कि शरीर में जो उपापचय क्रिया हो रही है और उसमें क्या बनती है, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ में कौन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, यूरिया हो गया, इनको क्या रुधिर तक और उत्सर्जी अंगों तक क्या करता है, उसे पहुंचाता है। रुधिर हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ठीक है ना, लवण, एंजाइम आदि को भी शरीर के सभी भागों तक लेकर जाता है, ठीक है ना। रुधिर क्या करता है, जैसे हार्मोन हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, लवण हो गया, एंजाइम हो गया, इन सब को क्या करेगा, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि यह परिवहन तंत्र का क्या एक भाग है। रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जो आपके क्या रुधिर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे से हम लोग देख लेंगे कि रुधिर शरीर के सभी भागों का ताप समान बनाए रखता है। देखिए रुधिर का एक और महत्वपूर्ण काम क्या है, शरीर के सभी भागों का ताप क्या करता है, एक समान बनाए रखता है, ठीक है ना। चोट लगने पर रुधिर में थक्का बनाने और घाव भरने की क्षमता होती है। देखिए जो रुधिर होता है उसमें क्या होगा, आपका अगर कहीं पर चोट लग जाती है क्या करता है, थक्का भी बनाता है और क्या घाव भरने की भी इसमें क्या होती है, क्षमता पाई जाती है, किसमें, रुधिर में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, रुधिर में श्वेत रुधिराणु शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करके या उन्हें निष्क्रिय बनाकर संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। देखिएगा आपके शरीर में क्या होती हैं, WBC पाई जाती है, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करेंगी, जो रोगाणु होंगे यानी जो बैक्टीरिया आपके शरीर में इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उनको क्या करती है, निष्क्रिय बना देंगी या तो उन्हें नष्ट कर देंगी। नष्ट यानी हृदय मानव शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। जो हमारा हृदय होता है क्या है, मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इस बात को क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे और ये हम सब जानते भी होंगे, ठीक है ना। ये हमारे शरीर का है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हृदय विशेष प्रकार के हृदय पेशियों यानी कि कार्डियक मसल का बना होता है। यह जो आपका हृदय होता है यानी कि हमारा जो हृदय होता है किसका बना होता है, हृदय पेशियों का बना होता है, हृदयी पेशियों का बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। इस बात को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम क्या करेंगे, ध्यान में रखते चलेंगे। फिर क्या भाई साहब, हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पंप करता है, ठीक है। देखिएगा हृदय का काम क्या होता है, यह पूरे शरीर से क्या करेगा, रक्त को एकत्रित करेगा और वाहिनियों की सहायता से विभिन्न अंगों में क्या करता है, पंप करता है, ठीक है ना। इस बात को क्या करेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। हृदय का क्या काम है, यह विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करेगा और वाहिनियों यानी कि नसों के द्वारा क्या करेगा, शरीर के विभिन्न अंगों में उसे पंप करता है, ठीक है ना। देखिएगा ऐसे आपका क्या होता है, हार्ट होता है, ऐसे क्या करता है, धड़कता रहता है। और यह रहा है आपका NCERT वाला, ठीक है ना। इसे आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा बनाने की, ये पूछता भी है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं भाई साहब क्या है। तो अगला हमारा टॉपिक है हृदय की बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है हृदय की बाह्य संरचना के अंतर्गत, यानी कि बाहर से देखने पे हमारा हृदय कैसा दिखाई देता है। हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। देखिएगा जो हृदय होता है यह कहाँ पर होता है, वक्ष गुहा में होगा और कहाँ पर, फेफड़ों के बीच में स्थित होगा, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। यह तो क्या होगा, हमें पता चल गया, यानी कि इसकी स्थिति कहाँ पर होती है, मतलब ये कहाँ पर स्थित होता है उसके बारे में पता चल गया। सामान्यतः इसका आकार यानी कि अब इसका आकार कैसा होता है, व्यक्ति के बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है ना। जो आपका हृदय होता है बाहर से कैसे दिखने में दिखाई देता है, जो हमारी बंद मुट्ठी होती है व्यक्ति की, वैसी उसी समान का क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है ना।
आप लोग कोरियन वालों को लोगों को देखा होगा ऐसे हार्ट बनाते हुए, छोटा सा, तो बंद मुट्ठी ऐसे होती है ना, उसी तरह का होता है, दिखाई देता है आपका समान आकार में। मानव हृदय गुलाबी रंग का स्पंदनशील, शंक्वाकार, खोखला एवं मांसल होता है। ठीक है ना, यानी कि जो आपका हृदय होता है कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है, स्पंदनशील होता है, ठीक है, यानी कि स्पंदित होता है, और क्या शंक्वाकार होता है, और खोखला भी होता है, और कैसा होता है, मांसल होता है। यह बात क्या करेंगे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और आगे क्या है इसके बारे में जानकारी दी गई है, उसे भी देख लेते हैं भाई साहब। मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम, कितना, 300 ग्राम होता है। यानी का मनुष्य जो होते हैं, यानी कि हम लोग जो होते हैं, हम लोगों के हृदय का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, 300 ग्राम तक होता है, ठीक है ना। इसे क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे। मनुष्य का हृदय एक दाहिनी सॉरी 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 मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली या हृदयावरण, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, पेरिकार्डियम, से घिरा रहता है। देखिएगा जो हमारा हृदय होता है क्या होता है, एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हृदयावरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो आगे क्या भाई साहब, आगे भी देख लेते हैं। आगे देखिएगा यही क्या है, संरचना के बारे में आपके दिया गया है थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे ही बताकर। फिर क्या है, मानव हृदय चार कक्षीय या वेशमीय, कक्षीय कहिए या वेशमीय होता है, जो कि हृदय खांचों या कोरोनरी सल्कस, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, हृदय खांच बोलिए या कोरोनरी सल्कस इंग्लिश में बोलते हैं, द्वारा अलिंद तथा निलय में विभक्त होता है या बटा रहता है। क्या लिखा गया है, मानव हृदय चार कक्षीय या वेशमीय होता है, जो कि हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा अलिंद तथा निलय में बटा रहता है। ठीक है, आपका हृदय किस में बटा रहता है, अलिंद और निलय में बटा रहता है। और कैसा होता है, चार कक्षीय या वेशमीय होता है, जिसमें क्या होते हैं, दो अलिंद होते हैं, दो निलय होता है, ठीक है। और ये बाहर से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, कोरोनरी सल्कस के द्वारा अलग किए जाते हैं, ठीक है ना। आगे ऐसा दिया गया है कि हृदय की ऊपरी भाग अलिंद यानी कि आर्ट्रिकल या आर्ट्रियम, ठीक है ना, आर्टिकल बोलिए या इसी के क्या बोलिए, आर्टियम, तथा निचला शंक्वारूपी भाग निलय वेंट्रिकल कहलाता है। देखिए जो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ठीक है ना, क्या होता है, हृदय का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, भाग में क्या होते हैं आपके अलिंद होते हैं, और निचले भाग में क्या होते हैं आपके निलय होते हैं, ठीक है ना। इस बात को भी क्या करेंगे हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है भाई साहब। दिया गया है कि शरीर से रुधिर लाने वाली महाशिराएं, यानी जो शरीर से क्या ला रही हैं, रुधिर को ला रही हैं, माए से महाशिराएं हैं, वह कहाँ खुलती हैं, दाएं अलिंद में खुलती हैं। तथा फेफड़ों से रुधिर लाने वाली, यानी जो फेफड़ों से क्या लाएंगे, रुधिर लेकर आएंगे, उनका नाम क्या होता है, फुफ्फुस शिराएं, कहाँ पर खुलती हैं, बाएं अलिंद में खुलती हैं, ठीक है, कहाँ पर खुलेंगी, बाएं अलिंद में खुलेंगी, ठीक है। फिर ऐसे आगे आपका दिया गया है भाई साहब, आगे क्या दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये सब जो पॉइंट है ना, अब जब आप फिगर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ऐसे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिगर के माध्यम से क्या हो जाएगा, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। पहले हम क्या कर लेंगे, पॉइंट देख लेते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है, दाएं नीले से फुफ्फुस महाधमनी, जो दाएं नीले से क्या निकलती है, फुफ्फुस महाधमनी लेती है, निकलती है, वो कहाँ जाती है, रुधिर को फेफड़ों में ले जाती है, ठीक है ना। और बाएं निलय से धमनी महाकांडी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य धमनी भी बोलते हैं, ठीक है, इसका इंग्लिश नाम यहाँ दे दिया गया है, को शरीर में ले जाती हैं। जो निलय से निकलती है कौन, धमनी महाकांड या मुख्य धमनी बोलिए, वो शरीर में क्या ले जाती है, रुधिर को ले जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को क्या करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, और फिगर में भी हम लोग देख लेंगे, फिगर के माध्यम से इसे जितना भी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उसे फिगर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग आगे, क्या है भाई साहब, आगे आगे दिया गया कि हृदय की आंतरिक संरचना। अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट, ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हृदय की आंतरिक संरचना को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है या स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है, कैसे स्पष्ट किया जा सकता है उसे भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, पहला हो जाएगा अलिंद एवं निलय, ठीक है, आर्टियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है ना। हृदय की आंतरिक संरचना में सबसे पहली संरचना क्या होती है आपकी, अलिंद और निलय होते हैं। अलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट्रियम, और इसे क्या बोलते हैं, निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई साहब इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। मानव हृदय की अनुलंब काट
के अध्ययन में दो अलिंद तथा दो निलय दिखाई देते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब हम मानव हृदय को क्या करते हैं, कट करते हैं, कौन सा काट लगाते हैं, अनुलंब काट लगाते हैं, तो क्या होगा, हमें दो अलिंद दिखाई देगा और दो निलय दिखाई देंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या दिया गया है भाई साहब, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, तो आगे ऐसे दिया गया कि अलिंदों की दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। अलिंद, जो आलिंद होते हैं हृदय की आंतरिक संरचना में, उनकी दीवार कैसी होगी, पतली होगी, जबकि निलयों की दीवारें मोटी होती हैं। जो निलय होता है उसकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है, और अलिंद की दीवार कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है ना, और आगे ऐसे दिया गया है भाई साहब कि दोनों अलिंद, यानी कि जो दोनों अलिंद हैं वो अंतरा अलिंदीय पट, किसके द्वारा, अंतरा अलिंदीय पट, यानी कि इंटरनल सेप्टम, ठीक है ना, तथा निलय अंतरा निलयी खांच द्वारा पृथक होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से पृथक कैसे, जो दोनों अलिंद किसके द्वारा पृथक होंगे, अंतरा अलिंदीय पट के द्वारा होंगे, और दोनों निलय किसके द्वारा विभाजित होंगे, यानी अलग अलग होंगे, अंतरा निलयी खांच के द्वारा विभाजित होते हैं या पृथक होते हैं। इस बात को भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अभी फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे इसको। ठीक है ना, फिगर में कैसे दिया गया है आंतरिक संरचना, उसको भी क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ। अगली पॉइंट क्या दिया गया है साहब, लिखा गया मानव हृदय में बायां अलिंद, यानी कि जो मानव का हृदय होता है उसमें जो बायां अलिंद होता है सबसे बड़ा वेश में होता है। ठीक है ना, जो बायां अलिंद होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा वेश में या कक्षक, जो भी बोल लीजिए, सबसे बड़ा वही होता है। चार कक्षक हो गए, तो चारों में सबसे बड़ा कौन रहेगा, बायां वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे अच्छी तरीके से। हमारी दूसरी संरचना होती है फोसा ओवेलिस। ठीक है ना, फोसा ओवेलिस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं भाई साहब। फोसा ओवेलिस क्या होता है, देखिएगा जो हृदय होता है, ठीक है ना, उसमें की गड्ढे जैसी संरचना होती है। अभी देखिएगा यहाँ पे लिखा गया कि अंतरा अनिंद्य पट के पश्च भाग में एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जो फोसा ओवेलिस कहलाता है। ठीक है ना, जो अंतरा अलिंद्य पट होता है उसके पश्च, यानी कि उसके पीछे वाले भाग में क्या होता है, छोटा सा गड्ढे जैसी क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस कहते हैं। ठीक है, बात क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए वैसे तो एनसीईआरटी में आपके ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे आगे देख लेते हैं कौन सी संरचना है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि भ्रूण में यह छिद्र फोरामेन ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भ्रूण होता है, यानी कि जब बच्चा कहाँ पर होता है, माता के गर्भ में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, भ्रूण में होता है, तो उस समय इस छिद्र को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस बोलते हैं। ठीक है, ये भी। हमारी तीसरी संरचना होती है महाशिराएं, यानी कि महाशिरा। महाशिराएं क्या है भाई साहब, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेना केवा। ठीक है ना, महाशिरा क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ ऐसे दिया गया है कि महाशिराएं, कहाँ गया यार, हाँ ठीक है, दाहिने आलिंद में दो मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। ठीक है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहते हैं। ठीक है, अग्र महाशिरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा, और पश्च महाशिरा को सुपीरियर वेना केवा बोला जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, दाहिने अलिंद में दो मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, इन्हें अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देखे होंगे। ठीक है ना, फिगर में अभी मैं दिखा दूंगा अभी, अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, कहाँ पर खुलती हैं, दाएं अलिंद में खुलती हैं, दाहिने अलिंद में खोलेंगी, दो मोटी मोटी महाशिराएं खोलेंगी। इसे एक को जो ऊपर से खुलती है उसे क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा बोलते हैं। जो नीचे से खुलती है उसे क्या बोलते हैं, पश्च महाशिरा बोलते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाली क्या करती है, शरीर के ऊपर से रक्त लेकर आती है, और पश्च महाशिरा क्या करती है, शरीर के नीचे से, यानी कि पैर वाले हिस्से से क्या करती है, रक्त को लाती है। ठीक है ना, इतनी बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो चलिए, हमारी अगली संरचना है कोरोनरी साइनस। ठीक है ना, इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस ही बोला जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं भाई साहब, आखिरकार कोरोनरी साइनस होता क्या है, कोरोनरी साइनस होता क्या है। ठीक है ना, दिया गया है कि अंतरा आलिंदीय पट्ट के समीप हृदय की दीवारों में हृदय की दीवारों से आने वाले रुधिर के लिए कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा अंतरालिंदी जो पट होता है उसके समीप क्या होते हैं, हृदय की दीवारों से आने वाले रुधिर के लिए क्या होता है, एक छिद्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो हृदय है वो भी तो क्या एक प्रकार का ऑर्गन ही तो है, एक प्रकार का अंग ही तो है, उसके भी रक्त को क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है, या उसको भी रक्त क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो हृदय की दीवारों से जो रक्त आता है, ठीक है ना,
और जहां पर जिस छिद्र के द्वारा हृदय में आता है हृदय का रक्त हृदय में आता है इस छिद्र द्वारा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारी संरचना है स्पंदन केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं पेस मेकर। स्पंदन केंद्र या इंग्लिश में आपने नाम सुना भी होगा पेस मेकर, ठीक है ना। इसके बारे में क्या दिया गया है भाई साहब, इसमें दिया गया है कि दाएं आलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप शिरा आलिंद गांठ होती है जो स्पंदन केंद्र या पेसमेकर कहलाती है। दाएं आलिंद में महाशिराओं के छिद्र के समीप, जो महाशिराएं जहाँ पर खुल रही हैं उसके छिद्र के समीप क्या होता है, शिरा आलिंद गांठ होती है या होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पंदन केंद्र या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे पेसमेकर कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अगला हमारा संरचना क्या दिया गया है भाई साहब, ऐसे कि फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड। ठीक है ना, किसके बारे में दिया गया है, फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड के बारे में दिया गया है। अगली संरचना ही हमारी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं, क्या है इसके बारे में दिया गया। दाएं निलय से फुफ्फुस चाप निकलती है, ठीक है ना, जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाती है या पहुंचाता है। दाएं नीले से क्या होती है, फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रुधिर को कहाँ पर पहुंचाएगा, फेफड़ों तक पहुंचाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये सारे पॉइंट, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कौन शुद्ध रुधिर ले जा रही है, कौन अशुद्ध को ले जा रही है। ठीक है ना, बाएं नीले से धमनी महाकांड निकलती है या धमनी महाकांड चाप निकलती है। ठीक है ना, जो संपूर्ण शरीर में क्या करती है, जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर को पहुंचाती है। ठीक है, या पहुंचाता है। ठीक है, तो इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट दी गई कि फुफ्फुस चाप तथा धमनी कांड चाप या धमनी महाकांड जो भी बोलिए, ठीक है ना, के आधार पर तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट सेमी लूनर, क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व लगे होते हैं। एक कपाट रुधिर को वापस हृदय में आने से या जाने से रोकते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, फुफ्फुस चाप हो गया या धमनी महाकांड चाप हो गया, उसके आधार पर, आधार यानी कि उसके नीचे जहां से क्या हो रही है, खुल रही है। ठीक है ना, उसके आधार पर क्या होती है, तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, जिसे ये लोग क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है, इनका काम ये होता है कि यह कपाट रुधिर को वापस हृदय में जाने से क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है ना, अगला पॉइंट दिया गया कि अलिंद निलय छिद्र द्वारा, कहां से, अलिंद निलय छिद्र द्वारा, इंग्लिश में दे दिया गया है अपर्चर, आरटीओ वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा निलय में खुलता है। इन छिद्रों पर कपाट लगे होते हैं, इन छिद्रों पर भी क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, जो रुधिर को अलिंद से निलय में जाने देते हैं परंतु वापस नहीं आने देते हैं। ठीक है ना, ये भी बात क्या करेंगे, याद रखेंगे। अलिंद कहाँ खुलेगा भाई साहब, अलिंद निलय छिद्र द्वारा निलय में खुलता है। इन छिद्रों पर क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं, जो रुधिर को क्या करेंगे, अलिंद से तो निलय में जाने देंगे लेकिन वापस निलय से अलिंद में आने नहीं देंगे। ठीक है, इस बात को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो चलते हैं अगली संरचना की तरफ। अगली संरचना क्या होती है, त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट, यानी कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या होते हैं भाई साहब, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ गया भाई साहब, देखिएगा, दाएं अलिंद यानी कि जो आपका क्या है, दायां अलिंद व निलय के मध्य अलिंद निलय कपाट में तीन वलन होते हैं, अतः यह त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। ठीक है, देखिएगा, जो दाएं अलिंद निलय के मध्य में क्या होगा, आपका अलिंद निलय कपाट होता है, उसमें क्या होते हैं, तीन वलन होते हैं, तीन क्या होते हैं, वलन होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और ये कहाँ होता है, कैसे होता है, इस सब हम लोग फिगर में भी देख लेंगे, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, पहले तो हम क्या कर लेंगे, थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको फिगर के माध्यम से भी समझ लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया कि बाएं अलिंद व निलय के मध्य, जो बायां अलिंद है और निलय है उनके मध्य क्या होते हैं, दो वलन होते हैं, जिसे द्विवलनी या बाइकस्पिड वाल्व या कपाट, या इसका एक और नाम क्या होता है, मिट्रल, क्या होता है, मिट्रियल या मिट्रल कपाट। ठीक है ना, मिट्रल कपाट कहते हैं।
फिर से देखिएगा, दाएं अलिंद व नीले के मध्य क्या होते हैं, कपाट में 2 वलन होते हैं, जिसे द्विवलनी कपाट या बाइक स्पीड वाल्व या तीसरा नाम से क्या होता है, मिट्रल वाल्व कहते हैं। इस बात को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो हृदय की आंतरिक संरचना में इतने ही क्या होते हैं, भाग आते हैं, जिसके बारे में आपको क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। और साथ ही साथ इसका फिगर भी पेपर में पूछता है बनाने के लिए, तो उसे फिगर को भी आप क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो आपके जो फिगर है इसकी आंतरिक संरचना का आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया है, ठीक है ना। तो वहां से क्या कर सकते हैं आप लोग, कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में यही वाला फिगर दिया गया है आप लोगों के, ठीक है। आप इसे क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और पेपर में भी क्या होता है, पूछा जाता है हृदय की आंतरिक संरचना बनाइए, ठीक है ना। तो जनरली क्वेश्चन क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या भाई साहब, हमारा टॉपिक है रुधिर वाहिनियां, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। रुधिर वाहिनियों को इंग्लिश क्या बोला जाता है, ब्लड वेसल्स बोला जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं भाई साहब, रुधिर वाहिनियां होती क्या है आखिरकार। रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता हुआ संपूर्ण शरीर में विस्तृत रूप से फैली हुई मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में बहता रहता है, ठीक है ना। देखिएगा जो हमारा हृदय होता है क्या करता है, रुधिर को पंप करता है, ठीक है ना। रुधिर को पंप करता है पूरे शरीर में, ठीक है। और यह जो जाल फैला होता है मोटी और पतली नलिकाओं का, उसे क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिनियां बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा आगे ऐसे लिखा गया है कि रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। जो आपकी रुधिर वाहिनियां होती हैं हमारे शरीर में पाई जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है धमनी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, सिरा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स, ठीक है। और तीसरी आपकी होती हैं केशिकाएं, ठीक है ना, केशिकाएं ना कि कोशिकाएं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैपिलरीज, ठीक है। तो बारी बारी से क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होने वाला भाई साहब, सबसे पहला हमारा होने वाला है धमनी, ठीक है ना। क्या है, धमनी है, देख लेते हैं, आर्टरीज या आर्टरी, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा गया है, धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं, ठीक है। देखिए धमनियों का काम क्या होता है, यह क्या करती हैं धमनियां, रुधिर को कहाँ से ले जाएंगे, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाएंगे और सभी ऊतकों तक क्या करती हैं, पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। एक इनका कार्य हो गया, धमनियों का कार्य हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। इनमें मुख्यतः ऑक्सीजन युक्त या इसे क्या बोलते हैं, शुद्ध रुधिर, ठीक है ना, होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होता है, ठीक है ना। आपके धमनी में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रुधिर बहता है। केवल फुफ्फुस धमनियां इसका अपवाद है होती हैं, यानी कि आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये क्या है, इसका अपवाद होती हैं, क्योंकि ये हृदय से अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में ले जाती हैं, ठीक है ना। देखिएगा आप लोगों ने देखा भी होगा, वहां पर जो फुफ्फुस धमनियां थी वो क्या करती थी, वह अशुद्ध रुधिर को ले जाती थी फेफड़ों के पास शुद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात अब हो गया, बात आपका किसका, धमनी की बात हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सिरा के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा सिरा में कुछ ऐसे लिखा गया है, सिरा इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेन, ठीक है ना, वेन्स भी कह सकते हैं आप। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब। सिराएं शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं, ठीक है। देखिएगा जो सिराएं होती हैं क्या करती हैं, शरीर के सभी भागों से, ठीक है ना, सभी अंगों से और ऊतकों से क्या करेंगे, रुधिर को यानी कि रक्त को कहाँ पर जाएंगी, हृदय में ले जाती हैं, ठीक है ना। और धमनी क्या कर रही थी, यह क्या कर रही थी, उसको पहुंचाती थी, ठीक है ना, सभी अंगों में पहुंचाती थी। और अगला पॉइंट इसमें लिखा गया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अनाक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर होता है। सिराओं में कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। इस बात को भी क्या करेंगे हम लोग, ध्यान में रखेंगे। फुफ्फुस सिराएं यानी कि आपकी जो फुफ्फुस सिरा होती है, पल्मोनरी वेन होती हैं, इसका अपवाद होती हैं, क्योंकि यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी कि शुद्ध रुधिर को हृदय में लाती हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें क्या था, उसमें फुफ्फुस धमनी अपवाद थी और इसमें क्या है, फुफ्फुस सिरा क्या है, अपवाद है इसका, ठीक है। क्योंकि यह क्या करती है, शुद्ध रुधिर को कहाँ पर लाती है, हृदय में लाती है, ठीक है। इस बात को भी क्या करेंगे आप लोग, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केशिकाओं के बारे में, ठीक है ना। केशिकाओं यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है ना। कैपिलरीज क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं भाई साहब। इसके बारे में दिया गया है कि धमनी एवं सिरा तंत्र केशिकाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं या जुड़ी रहते हैं या जुड़े रहते हैं, जो भी, ठीक है ना। देखिए जो धमनी और सिरा होती है ना, ये एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, ये जुड़ी होती हैं किसके द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा, यानी कि केशिकाओं के द्वारा ही क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। ये धमनी से सिरा तक रुधिर को ले जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जो शरीर में ऊतक स्तर पर एक जाल के रूप में
बिछी हुई होती हैं या बिछी रहती हैं। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा गया, ये धमनी से सिरा तक रुधिर को ले जाने वाली छोटी नलिकाएं होती हैं जो शरीर में ऊतक स्तर पर एक जाल के रूप में क्या होती हैं, बिछी होती हैं। ठीक है, इसे अभी मैं एक फिगर के माध्यम से भी आप लोगों को दिखा दूंगा अच्छे से। ठीक है ना, जो ये धमनी और सिरा को क्या करती है, सब जोड़ती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, कौन सी, केशिकाएं। ठीक है, और इनका जो अस्तर होता है क्या होता है, ऊतक स्तर तक होती है। ठीक है ना, ये क्या होती हैं, ऊतकों में को रक्त देती हैं, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अभी एक फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। हाँ, एक रिमार्क में एक बात और भी याद रखिएगा। ठीक है ना, रिमार्क में जो बात लिखी गई है ये भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी क्या करिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। वास्तव में अंकों में पहुंचकर धमनियां धमनिकाओं यानी कि धमनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अंत में पतली पतली केशिकाओं में बट जाती हैं। ये छोटी छोटी केशिकाएं जुड़कर सिराकाएं, ठीक है ना, वेन्यूल्स, और फिर सिराएं बनती हैं। ठीक है ना, देखिए जो आपकी इसे बताया कि जाल के रूप में फैले होते हैं ना ऊतकों में। ठीक है ना, तो वही उसके बारे में लिख दिया गया, वास्तव में अंगों में पहुंचकर धमनियां किसमें बदल जाएंगी, धमनिकाओं बदल जाएंगी, विभक्त हो जाती हैं। फिर अंत में क्या, पतली पतली केशिकाएं बढ़ जाती हैं। फिर यही जो छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं आपस में जुड़कर सिराएं का निर्माण करती हैं, और यही लास्ट में क्या होगा, आपका सिरा में तब्दील हो जाएगा। ठीक है ना, अभी से फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, फिगर में आप लोग जब देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा जो मैंने बात अभी भी बताई इस फिगर में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पहले क्या है, धमनियां किसमें बदली, धमनिकाएं बदली, और फिर किसमें जाकर खुल रही है, केशिकाओं में। और केशिकाएं क्या है, आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रही है, सिराकाएं का। और ये सिराकाएं आपस में जाकर किसमें मिल जा रही हैं, सिरा में मिल जा रही हैं। ठीक है ना, इस फिगर में बहुत ही स्पष्टता तरीके से दिखाया गया है। मुझे लगता है अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग धमनी एवं सिरा में अंतर। ठीक है ना, आज का ये लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, धमनी और सिरा में अंतर। इसे देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले दो कॉलम बनाएंगे। एक में हम लोग लिखेंगे क्या, धमनी। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। और दूसरे कॉलम में लिखेंगे सिरा। ठीक है, वेन्स। तो पहला हमारा क्या अंतर होगा, पहला हमारा अंतर इस तरीके से होगा, यहाँ पर लिख दिया गया है ऐसे, यह रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है ना, ये क्या करती हैं, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती हैं, रुधिर को पहुंचाती हैं। और इसका काम क्या होता है भाई साहब, इसका काम जस्ट इसी का क्या होगा, उल्टा होगा। यह शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को कहां पर पहुंचाएंगे, हृदय में पहुंचाएंगे। ठीक है ना, ये कहां पर पहुंचाएंगे, हृदय में पहुंचाएंगे। ठीक है ना, इस बात को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। हृदय की ओर ले जाती है, हृदय में पहुंचाती है, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या होगा भाई साहब, धमनियों में कपाट नहीं होता है। ठीक है ना, जो धमनियां होती है उसमें क्या होता है, कपाट नहीं पाया जाता है। लेकिन जो सिराएं होती हैं उनमें क्या होता है, कपाट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट यही होने वाला है, क्या, सिराओं में कपाट होता है। ठीक है, तो इस बात को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा अंतर क्या होने वाला है, अगला अंतर ऐसे है कि धमनियों में रुधिर अत्यधिक दाब के साथ या दाब में बहता है। धमनी में क्या होगा, रुधिर अत्यधिक दाब के साथ बहेगा या दाब में बहेगा। और जो आपकी सिराएं होती हैं इनमें रुधिर क्या होता है, कम दाब के साथ, यानी कि बहुत ही कम दाब के साथ क्या करेगा, बहेगा। ठीक है ना, इस बात को भी क्या करेंगे आप लोग, ध्यान में रखेंगे। तो अगला हमारा अंतर क्या होने वाला भाई साहब, अगला है कि धमनियों में अधिकतर ऑक्सीकृत या वही शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है ना, धमनियों में क्या होता है, सिर्फ शुद्ध रुधिर ही बहता है। ठीक है, अधिकतर लिखा गया, अधिकतर का मतलब क्या है, फुफ्फुस धमनियां क्या है, इसका अपवाद होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है ना, पीछे अभी अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें अनाक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, अनाक्सीकृत रुधिर बहता है। ठीक है, अगला अंतर क्या है, अगला वाला भी देख लेते हैं। ये शरीर के गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है ना, जो आपकी धमनियां होती हैं कहाँ पर पाई जाएंगी, शरीर के गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है, शरीर के गहराई में पाई जाती हैं। लेकिन जो सिराएं होती हैं यानी कि जो आपकी वेन्स होती हैं यह त्वचा के समीप में होती हैं। ठीक है ना, ये पर कहाँ पर होंगी, त्वचा के समीप में होंगी। ठीक है, तो आप अब देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि इंजेक्शन किस में लगाया जाता है, आईवी वाला जो इंजेक्शन होता है वो किस में लगाया जाता है, धमनी या सिरा में, तो क्या बताएंगे आप लोग, सिरा में बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्या कहाँ पर होती है, त्वचा के समीप में होती है, तो इन्हीं में क्या लगता है, इंजेक्शन वगैरह लगता है। ठीक है ना, इस बात को भी क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। तो अगला देख लेते हैं, इनकी भित्ति कैसी होती है भाई साहब, इनकी भित्ति मोटी व लचीली होती है। जो धमनियों की भित्ति होती है वो कैसी होगी, मोटी और लचीली होगी। और सिराओं की क्या होगी,
इनकी भित्ति कैसी होगी, इनकी भित्ति पतली होती है, ठीक है ना। इनकी भित्ति कैसी होती है, इनकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। तो में रुधिर परिसंचरण, ठीक है ना। ये क्या होने वाला आपका पहला टॉपिक होने वाला है, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, पहले हम तो क्या देखेंगे मनुष्य में कैसे होता है, उसको हम क्या करेंगे देखेंगे। तो देखिएगा बहुत ही सरल सी मैकेनिज्म होती है। मनुष्यों में होने वाले रुधिर परिसंचरण को, जो मनुष्यों में जो रुधिर परिसंचरण होता है को हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं, ठीक है ना। जो मनुष्यों में यानी जो हम लोगों में जो रुधिर परिसंचरण होता है उसे हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। कुछ स्टेप्स दिए गए होंगे, कुछ चरण दिए गए होंगे, उसी के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग समझा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चरण दिए गए हैं। पहला चरण क्या होता है, शरीर के सभी अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर, ठीक है ना, या अशुद्ध रुधिर, अनाक्सीकृत बोलिए या अशुद्ध रुधिर अग्र एवं निम्न महाशिराओं द्वारा बाएं अलिंद में, कहां पर, सॉरी दाएं अलिंद में, सॉरी दाएं अलिंद में आता है, जहां से यह दाएं निलय में जाता है, ठीक है ना। देखिएगा शरीर के सभी अंगों से अनाक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर अग्र एवं निम्न शिराओं द्वारा दाएं अलिंद में आता है, जहां से कहां पर चला जाएगा, दाएं निलय में चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दाएं अलिंद में आएगा भी और दाएं अलिंद से कहां पर चला जाता है, दाएं निलय में चला जाता है। तो हमारा दूसरा जो प्रोसेस होता है ना, मतलब दूसरा जो चरण है उसमें क्या है, दाएं निलय से यह फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में या फेफड़ों तक पहुंचता है, ठीक है। जो आपका रुधिर था कौन सा, अशुद्ध रुधिर था, वह दाएं निलय से कहां पर पहुंचेगा, फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा भाई साहब, फिर फेफड़ों से ऑक्सीकृत रुधिर फुफ्फुस शिराओं द्वारा, ठीक है ना, किसी फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है, ठीक है ना। देखिए फेफड़ों से क्या हो जाता है, जो अशुद्ध रुधिर गया था क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है वहां पर, ठीक है ना। शुद्ध होने के बाद क्या होगा, फेफड़ों से ऑक्सीकृत रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। अब ये कहां पर पहुंचेगा, बाएं अलिंद में पहुंचेगा, ठीक है ना। तो चौथा प्रोसेस क्या है भाई साहब देख लेते हैं। फिर यह रुधिर महाधमनी द्वारा सारे शरीर में पंप कर दिया जाता है, ठीक है ना। फिर यह क्या होगा, जो शुद्ध रुधिर है, ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, यह महाधमनी द्वारा क्या किया जाएगा, पूरे शरीर में पंप कर दिया जाएगा, यानी कि पूरे शरीर में क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इतने ही क्या होते हैं यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, याद रखिएगा इतने ही स्टेप होते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा लास्ट में ऐसे लिखा गया है पांचवा स्टेप में क्या, चूंकि हृदय में रुधिर 2 बार प्रवेश करता है इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा हृदय में रुधिर क्या हुआ, 2 बार आता है, कैसे आता है, एक बार क्या, एक बार अनाक्सीकृत रुधिर आया और एक बार क्या ऑक्सीकृत, यानी कि एक बार अशुद्ध और एक बार क्या शुद्ध रुधिर आता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए इसी एक बार क्या कर लेते हैं, फिगर के माध्यम से भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए इसे फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा जो आपके जो ऊपरी भाग से यहाँ पे लिखा गया ना, ऊपरी भाग से महाशिराएं, इसे हम क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा। और यहाँ पर लिखा गया है निचले भाग से महाशिराएं, इसे क्या बोलते हैं, निम्न महाशिरा बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, इनसे जो पूरे शरीर से क्या होगा, आपका अशुद्ध रुधिर कहाँ पर आता है, आपके दाएं अलिंद में आएगा, यानी कि दाएं अलिंद में यहाँ पर क्या होता है, आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है आपका यहीं दाएं अलिंद से यह कहाँ पर रुधिर चला जाता है, दाएं नीलय में। कहाँ पर पहुंचा भाई साहब, दाएं नीलय में यहाँ से आ जाता है, ठीक है। दाएं नीलय में पहुंच गया है, फिर इस दाएं नीलय से यहाँ से होते हुए इधर और इधर, ठीक है ना, किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा कहाँ पर चला जाता है, फेफड़ों में। और फेफड़ों में यह अशुद्ध रुधिर क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, जो आपका जो शुद्ध रुधिर है, ये फुफ्फुस शिराओं द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिराओं द्वारा कहाँ पर आएगा, आपके बाएं अलिंद में आता है, कहाँ पर आता है, बाएं अलिंद में आता है, ठीक है। फिर बाएं अलिंद से कहाँ पर जाएगा, बाएं नीलय में जाएगा, और इस बाएं नीलय से महाधमनी द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है, ठीक है ना। पूरे शरीर में क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है या पंप कर दिया जाता है, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन यह भी आता है कि इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिएगा ये बार क्या हुआ, एक बार अशुद्ध रुधिर आया, ठीक है ना, और दूसरी बार क्या आया आपका शुद्ध रुधिर आता है, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे परिसंचरण तंत्र को क्या बोलते हैं, ऐसे परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आगे, आगे क्या है भाई साहब, अन्य प्राणियों के हृदय में
परिसंचरण, ठीक है ना। यानी कि अन्य प्राणी वही जो दो आपके बचे हैं, कौन, मछली और क्या, सरीसृप, ठीक है ना, और उभयचर भी। तो उभयचर और सरीसृपों में तो एक ही जैसा होता है, तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, सर्कुलेशन इन हार्ट ऑफ अदर एनिमल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मछलियों में, यानी कि मछलियों इन फिशेस, यानी कि मछलियों में कैसे होगा परिसंचरण तंत्र इनका कैसे होता है, उसको क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। मछलियों में मछलियों के हृदय में दो कक्ष होते हैं, एक अरिंद व एक निलय, ठीक है ना। जो देखिए मछलियां होती हैं उनके हृदय में क्या होती है, सिर्फ दो ही कक्ष होते हैं, एक क्या होता है, एक अलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय होता है। दोनों ही कक्षों यानी कि कोष्ठों द्वारा रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहां यह ऑक्सीजनित यानी कि ऑक्सीकृत बोल लीजिए, ऑक्सीजनित बोल लीजिए होता है और सीधे शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए जो दोनों कोष्ठक थे उसमें क्या होगा, रुधिर वहां से कहाँ भेज दिया जाता है, क्लोम, क्लोम यानी कि जो उनका गड़फड़ा होता है ना, वहीं पर क्या होता है, क्लोम होता है, वहीं पर भेज दिया जाता है, जहां पर वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है रुधिर, और उसे फिर वहीं से पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार रुधिर हृदय में जाता है, अतः ऐसे परिसंचरण को एकल परिसंचरण यानी कि सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में आता है, ऐसे परिसंचरण को एकल परिसंचरण कहते हैं। तो ठीक है ना, आपको अगर कोई पूछे एकल परिसंचरण किसे कहते हैं, अगर हृदय में क्या हो रहा हो, रुधिर एक ही बार आ रहा हो, तो ऐसे परिसंचरण को क्या बोलते हैं, एकल परिसंचरण कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग केस में क्या हो रहा था, द्विपरिसंचरण हो रहा था, क्योंकि एक बार अशुद्ध रुधिर आता है, एक बार क्या शुद्ध रुधिर आता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं भाई साहब, अगला कौन सा हमारा दिया हुआ है। तो अगला हमारा है उभयचरों, ठीक है ना, उभयचरों एवं सरीसृपों में, ठीक है ना, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। तो भाई साहब चलिए देख लेते हैं इन लोगों में कैसे होता है। ठीक है, उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है ना, उन्हें उभयचर बोलते हैं। सरीसृप आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, यानी जो रेंगने वाले होते हैं यार, सांप वगैरह, ठीक है। देखिए उभयचरों के हृदय में तीन कक्ष पाए जाते हैं, दो अलिंद व एक निलय। इनमें बायां अलिंद ऑक्सीकृत जबकि दायां अलिंद अनाक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है, ठीक है। देखिए जो उभयचर होते हैं इनके इनके हृदय में क्या होते हैं, तीन कक्ष होते हैं, दो अलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय होता है, जिसमें से क्या है आपका बायां अलिंद ऑक्सीकृत जबकि दायां अलिंद अनाक्सीकृत रुधिर प्राप्त करता है, ठीक है। फिर देखिएगा आगे क्या होगा भाई साहब, दोनों ही अलिंदों से रक्त निलय में आता है, जहां पर जहां पर क्या ऑक्सीकृत व अनाक्सीकृत रक्त मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, दोनों ही अलिंद से जो रक्त होगा कहां पर आएगा, निलय में आएगा, और निलय में ऑक्सीकृत और अनाक्सीकृत क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और संपूर्ण शरीर में पंप किए जाते हैं, और पूरे ही शरीर में क्या होगा, मिश्रित रक्त को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ठीक है ना। ये बात को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे, ठीक है ना। उभयचरों और सरीसृपों में क्या होता है, ऑक्सीकृत और अनाक्सीकृत रुधिर क्या होता है, आपस में मिला होता है, ठीक है ना, और यही रक्त क्या होता है, पूरे शरीर में परिसंचरित होता है। यह भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई साहब, आगे क्या होगा, ऐसे परिसंचरण को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण यानी कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे परिसंचरण को क्या बनेंगे, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहेंगे। क्यों भाई साहब, क्योंकि देखिएगा इसमें तो रक्त तो दो बार आ रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है, आपस में मिश्रित हो जा रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीकृत अनाक्सीकृत तो आया, ठीक है, लेकिन क्या हुए, दोनों आपस में क्या हो जा रही है, मिक्सिंग हो जा रही है आपस में, ठीक है ना। यानी कि जो आपका ऑक्सीकृत था और अनाक्सीकृत रुधिर मिल जा रहे थे, इसीलिए इसे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। लास्ट में जाते जाते एक बात और याद रखिएगा कि सरीसृपों का हृदय अपूर्ण चार कोष्ठी होता है, यानी कि दो पूर्ण रूप से विभक्त अलिंद व दो अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होते हैं, ठीक है ना। देखिएगा जो आपके दो अलिंद तो होंगे जो क्या होंगे, पूरी तरीके से विभाजित होंगे, लेकिन जो दो निलय होते हैं वह पूरी तरीके से विभाजित नहीं होते हैं, ये सरीसृपों में पाया जाता है। लेकिन जो आपका मगरमच्छ के जो हृदय होता है पूर्णतः चार कोष्ठी होता है, आपके एनसीईआरटी में बकायदा से दिया गया है, इसे याद रख लीजिएगा। गिरदाब या इसे रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया इसकी परिभाषा जो है, डिफिनेशन आप कर सकते हैं कि रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है, इसी को रुधिर दाब कहते हैं, ठीक है। देखिएगा इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा करके मैंने एक परिभाषा लिख दी गई है, यहाँ पर लिखी है कि रुधिर वाहिनियों की भित्ति के इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, परे लिख दिया गया है लेकिन यहाँ पर होगा, द्वारा
किसके द्वारा? रुधिर द्वारा आरोपित बल रुधिर दाब या रक्तचाप कहलाता है। आप क्या कहेंगे कि रुधिर वाहिनियों की भित्ति के इकाई क्षेत्रफल पर रुधिर द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? आपका रुधिर दाब कहलाता है या रक्तचाप कहलाता है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि रक्तचाप या रुधिर दाब किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे देखिएगा, इसी संबंधित कुछ बातें दी गई हैं, इसे भी याद रखिएगा। जैसे क्या है कि सर्वप्रथम हेल्स ने घोड़ों में रुधिर दाब नापा था। ठीक है ना, एक वैज्ञानिक थे आपके, जो भी कह लीजिए, क्या थे, इनका नाम था हेल्स था। ठीक है ना, हेल्स ने क्या किया था? सर्वप्रथम घोड़ों में रुधिर दाब को नापा था। दूसरी बात क्या है? रुधिर दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ठीक है, रुधिर दाब जो क्या होता है, सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। आपने पीछे देखा भी होगा। ठीक है ना, और रुधिर दाब नीलयों को संकुचन तथा शिथिलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जो आपका रुधिर दाब है कब उत्पन्न होगा? जो नीलय होते हैं आपके हृदय में, जो नीलय होते हैं उनके संकुचन और शिथिलन के फलस्वरूप क्या होता है? उत्पन्न होता है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है? रुधिर दाब उत्पन्न होता है। जब हार्ट आपका क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, तो क्या होता है? आपका रुधिर दाब होता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, आगे ऐसे लिखा गया है कि रुधिर दाब को निम्न दो अवस्थाओं में नापा जाता है। जो रुधिर दाब होते हैं इसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं, इनको दो अवस्थाओं में नापा जाता है। उसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। सबसे पहला होता है, क्या होता है? प्रकुंचन दाब। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है ना, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है सिस्टोलिक प्रेशर? यह रुधिर दाब की ऊपरी सीमा है। ठीक है, ये क्या होती है? रुधिर दाब की आपकी क्या है? ऊपरी सीमा है, जो हृदय के संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती है। जो क्या करेगी? हृदय के संकुचन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। समान प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg, ठीक है ना, मिलीमीटर पारा होता है। ठीक है, प्रकुंचन दाब कितना होता है सामान्य आपका? 120, ठीक है ना, mmHg होता है। और यह किसको प्रकट करता है? यह संकुचन, यानी कि हृदय जब आपको संकुचित होता है उसी की अवस्था को क्या करेगा? यह प्रकट करता है। ठीक है, और दूसरी अवस्था होती है आपकी अनुशिथिलन की। ठीक है ना, किसकी होती है? अनुशिथिलन या शिथिलन बोल लीजिए। अनुशिथिलन दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है ना, डायस्टोलिक प्रेशर की एक कौन सी अवस्था होती है, क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह रुधिर दाब की आपकी क्या है? निचली, वो क्या थी? ऊपरी थी, ये क्या है? निचली सीमा है, जो हृदय की शिथिलन की अवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, सामान्य अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mmHg, ठीक है ना, 80 mmHg मिलीमीटर पारा होता है। तो ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे सिस्टोलिक प्रेशर क्या है तो आप क्या बताएंगे? यह रुधिर दाब की क्या है? ऊपरी सीमा है। और अनुशिथिलन मतलब डायस्टोलिक, ठीक है, यह क्या होता है? यह क्या है? यह रुधिर दाब की निचली सीमा होती है। ठीक है, देखिएगा, डॉक्टर लोगों के पास आपने ऐसी बीपी मशीन जरूर से देखी होगी। ठीक है ना, अगर आप अगली बार जाएं बीपी नपवाने किसी का, अगर आपसे बता रहा है क्या है, इनका बीपी 120 बटा कितना है? 80 है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, अगर अगर उसने किसकी बात की? 120। अगर ऊपरी सीमा की बात की है तो क्या होगा? आपका सिस्टोली होगा। और जो निचली सीमा होगी यानी कि जो कम होगा, जो वैल्यू में क्या होगा? कम होगा, क्या होगा? डायस्टोलिक प्रेशर होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 130 90 कह सकता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, नोट में कुछ बातें हैं, उसे भी क्या करेंगे आप लोग? याद रखेंगे। ठीक है ना, जैसा कि पहला दिया गया है कि स्फाइग्नो मैनोमीटर, ठीक है ना, स्फाइग्नो मैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। यानी जो आपकी बीपी मशीन होती है उसका नाम क्या होता है? स्फाइग्नो मैनोमीटर होता है। ठीक है ना, रुधिर दाब मनुष्य के हाथ की धमनी यानी कि ब्रैंकियल धमनी, उस पर्टिकुलर धमनी का नाम होता है क्या? ब्रैंकियल धमनी में, धमनी में नापा जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब यानी कि बीपी 120/80 mmHg होता है। ठीक है, देखिएगा, ये सब जो नोट में जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ सब याद रखिएगा। उच्च रक्तदाब को अति तनाव हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, जब उच्च दाब जो आपका क्या होता है? उच्च रक्तदाब हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी लगभग कितनी होती है? 140/90 के करीब होती है, उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। उससे ज़्यादा की जो वैल्यू होती है अगर बीपी है किसी का तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इसका कारण क्या होता है? धमनियों का सिकुड़ना, यानी कि उनकी धमनियाँ क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है? जब धमनियाँ सिकुड़ जाएंगी तो रुधिर प्रवाह में क्या होने लगती है? दिक्कत होने लगती है।
ठीक है। जिससे क्या हो सकती है, धमनियां ज्यादा जो सिकुड़ जाएंगी तो फट भी सकती हैं। और क्या हो सकता है, जब धमनियां फटेंगी, जाहिर सी बात है धमनियों में क्या बह रहा है, खून बह रहा है, तो आंतरिक क्या हो जाएगा, रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है। देखिए जितने भी पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, जैसे आपका पहला और तीसरा पॉइंट, यह पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। और जो चौथा है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है मैंने इसे इसमें जानकारी के लिए डाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है ना। इससे क्या है, रुधिर दाब मनुष्य के हाथ की धमनी किसमें नापा जाता है, धमनी में नापा जाता है, और उस धमनी का नाम क्या होता है, ब्रैंकियल धमनी होता है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप क्या करेंगे, याद रखें। देखा गया है कि केशिकाओं, केशिकाओं मतलब जो पतली पतली क्या होती है, रुधिर की नलिकाएं होती है, उसे क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। ठीक है ना। तो केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतराकोशिकीय अवयव में आ जाता है और क्या करता है, ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करता है। ठीक है ना। लसिका को हम लोग ऊतक तरल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा आगे ऐसे कुछ दिया गया है पॉइंट, क्या दिया गया भाई साहब, कि लसिका एक अन्य प्रकार का क्या होता है, द्रव्य है जो वहन में भी सहायता करता है। ठीक है ना। जो लसिका होता है यह रुधिर की तरह ही क्या होता है, एक अन्य प्रकार का द्रव्य होता है जो किसमें मदद करेगा, वहन में मदद करेगा, वहन कर लीजिए या परिसंचरण में क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है ना। और अगला पॉइंट ऐसे है कि लसिका अंतराकोशिकीय अवकाश में लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, लसिका कोशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाती है और अंत में सिरा में खुलती है। ठीक है ना। देखिएगा जो लसिका जो कहाँ पर आया था, आपका अंतराकोशिकीय अवकाश में आया था, उससे कहाँ चला जाएगा, लसिका कोशिका में चला जाएगा, और लसिका कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, एक बड़ी सी लसिका वाहिनी का निर्माण करती हैं। और यह जो बड़ी सी लसिका वाहिनी होती है जाकर कहाँ पर खुलती है, एक सिरा में जाकर खुलती है। बड़ी सी क्या होती है, सिरा होती है, इसमें जाकर क्या करती है, खुल जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, एक लसिका तंत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ही दिया गया इसके बारे में आपके क्या क्या एनसीईआरटी में। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे हम लोग लसिका के कार्य यानी फंक्शन ऑफ लिम्स, यानी कि लसिका का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, इसके बारे में भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला कार्य होता है कि पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ठीक है ना। यानी पचा हुआ जो आपका खाना क्या हुआ, पचा हुआ, क्षुद्रांत मतलब क्या, छोटी आदमी, अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होगा, लसिका के द्वारा ही होता है। ठीक है ना। तो पहला इसका क्या होगा, कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है, यह कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को रक्त तक पहुंचाता है। ठीक है। यह क्या करेगा, यह कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को कहां तक पहुंचाता है, रक्त तक पहुंचाता है। ठीक है ना। आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। और तीसरा क्या कार्य है, यह कोशिकाओं के मध्य भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि के स्थानांतरण में सहायक होता है। ठीक है ना। यह क्या करेगा, किसमें किसमें मदद करेगा, भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि के स्थानांतरण में भी क्या करता है, मदद करता है। हमारा अगला पॉइंट ऐसे है कि लसिका ग्रंथियों में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ठीक है ना। देखिए जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, यानी कि देखिए लसिका तंत्र तो पाया जाएगा, वैसे ही लसिका ग्रंथियां होती हैं। ठीक है ना। इनमें क्या होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कि लसिका द्रव्य ऊतक कोशिकाओं को नम रखने में सहायक होते हैं। ठीक है। देखिए जो लसिका द्रव्य होते हैं क्या करते हैं, ऊतक कोशिकाओं को नम रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसे भी क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है रुधिर तथा लसिका में अंतर। ठीक है। यानी कि जो रुधिर से लसिका किस प्रकार भिन्न है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही वहन में मदद कर रहे हैं। तो इनमें अंतर क्या है भाई साहब, क्या क्या अंतर हो सकता है, उसे हम क्या करेंगे, देख लेंगे इस कॉलम की मदद से। एक कॉलम में हम क्या लिखेंगे, रुधिर या ब्लड, और इधर क्या लिखेंगे, लसिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला अंतर इस प्रकार है कि यह गहरे लाल रंग के तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है ना। आपका रुधिर क्या होता है, यह गहरे लाल रंग का क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। इस बात को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। और पहला इसमें क्या हो जाएगा, यह रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है ना। ये भी तरल संयोजी ऊतक ही है, लेकिन कैसे हैं, रंगहीन है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, इनमें आरबीसी पाए जाते हैं। जो आपका ब्लड होता है, यानी कि जो आपका रुधिर होता है, उसमें क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है उसमें। और इनमें क्या होगा, इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। लसिका में क्या होते हैं, आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही अंतर क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है। अगर आप इसे याद करना चाहेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा याद। इनमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। रुधिर में क्या होगा, इनमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, अधिक पाए जाएंगे।
और इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। इनमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या था, अधिक था, इसमें क्या सिर्फ कम हो गया। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला हमारा अंतर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ कम पाए जाते हैं। ठीक है, रुधिर में क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ जो आपके हैं वह कम मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, लसिका में क्या होंगे, अधिक मात्रा में कौन कौन पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग कलर से लिखा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या ज्यादा होती है। इनमें क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या ज्यादा होती है, किसमें, ब्लड में। ठीक है ना, और इनमें क्या होती है, इनमें लिम्फोसाइट की संख्या ज्यादा होती है। और न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट क्या होते हैं, आपने अगर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि लिम्फोसाइट किसे कहते हैं और न्यूट्रोफिल्स किसे कहते हैं। ठीक है ना, यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। जो ब्लड होता है वो किसमें परिसंचरित होगा, रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होगा। और यह जो आपका लसिका होता है किसमें, लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होगा। ठीक है, बस जाहिर सी बातें हैं, कुछ ये अंतर है जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, अगर इनको नहीं पता होगा न्यूट्रोफिल्स क्या है, लिम्फोसाइट्स क्या है, वो लोग क्या है पिछले वीडियो लेक्चर अगर देखेंगे, ठीक है ना, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर बनाया है। ठीक है, अगर आप उसे देखेंगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा इनके बारे में क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, क्या होता है, एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, बस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। पादपों में जल तथा खनिज पदार्थों का मृदा से अवशोषण विसरण द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, देखिए जो पादप होते हैं, पादपों में जल तथा खनिज पदार्थों का मृदा से अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, इसे आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, विसरण द्वारा संपन्न होता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह दिया गया है इसके बारे में, वो भी देख लेते हैं। इन पदार्थों के आंतरिक परिवहन हेतु संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। देखिएगा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सम्मोहन ऊतक आखिरकार किसे कहते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा कि क्लास 9th में आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है ना, सम्मोहन ऊतक किसे कहते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर भी उसके बारे में थोड़ा सी चर्चा की जाएगी। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो आपको पता ही चले जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस सम्मोहन ऊतक जल तथा खनिज लवणों के साथ ही खाद्य पदार्थों का परिवहन भी करते हैं। यानी कि जो आपके संवहन ऊतक होते हैं यह जल और खनिज लवण का परिवहन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ खाद्य पदार्थ यानी कि जो पादप बनाता है खाद्य पदार्थ उसका भी परिवहन करते हैं। ठीक है ना, तब इतनी सारी बातें क्या करेंगे हम लोग, याद रखेंगे। और अगला पॉइंट भी ऐसे लिखा गया है कि पादपों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर दी गई है। पहला क्या होता है आपका जाइलम होता है और दूसरा आपका होता है फ्लोएम। ठीक है ना, यही दो प्रकार क्या होते हैं, सम्मोहन ऊतक पाए जाते हैं पादपों में। ठीक है, और यही जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, परिवहन के लिए। ठीक, तो चलिए पारी पारी से देख लेते हैं दोनों के बारे में। आखिरकार जाइलम होता क्या है और किस में मदद करता है। जाइलम या इसे हिंदी में दारू भी बोलते हैं। ठीक है ना, जाइलम मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज को जड़ से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखिएगा जाइलम का क्या काम होगा, जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज को जड़ से क्या करेगा, लेगा और पादप के अन्य भागों तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो आपकी मृदा में जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं और उसमें घुले हुए जो आपके क्या होते हैं खनिज पदार्थ वो भी क्या होते हैं साथ साथ चले जाते हैं। ठीक है ना, और दूसरा होता है आपका फ्लोएम या हिंदी में से बोलते हैं पोषवाह। ठीक है, यह क्या करेगा, यह पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम का क्या करता है भाई साहब, जो पादप में जो आपका भोज्य पदार्थ बन रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है ना, पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर एक वीडियो बनी है, इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट क्या है भाई साहब, अगला देख लेते हैं। अगली हेडिंग आपकी ऐसे है कि जल का परिवहन, यानी कि जल का परिवहन अब कैसे हो रहा है पादपों में, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मृदा से जल का अवशोषण पादपों की मूल में उपस्थित मूल रोम द्वारा होता है। ये मूल रोम मृदा के कणों के बीच फंसे केशिका जल को ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिएगा जो आपके क्या होते हैं पादपों की जो मूल रोम होता है, क्या पाया जाता है उनमें, मूल रोम पाया जाता है, वो मृदा से कौन सा जल लेता है, केशिका जल को ग्रहण करता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, कि पादप कौन सा जल ग्रहण करते हैं, केशिका जल को ग्रहण करते हैं। मूल रोमों की कोशिका द्रव्य की सांद्रता व कोशिका द्रव्य का परासरण दाब मृदा के जल के परासरण दाब से अधिक होता है।
ठीक है, जो मूल रूमों के कोशिका द्रव्य की सांद्रता और कोशिका द्रव्य का परासरण दाब होता है, यह क्या होता है, जल के परासरण दाब से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना। अब जब परासरण दाब से अधिक होगा तो आपको पता ही कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी। ठीक है ना। किसकी, जल की क्या होगी, गति होगी। परासरण दाब के बारे में आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा। अतः जल इस उच्च दाब के कारण अर्ध पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से होकर अंतःशोषण द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, अंतःशोषण द्वारा मूल रोम कोशिका में प्रवेश कर जाता है। अब यहां से क्या करेगा, मूल रोम कोशिका में प्रवेश करेगा, मूल रोम कोशिका से जड़ों में जाएगा। ठीक है ना। ये जाहिर सी बात है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। आगे क्या है भाई साहब, तो आगे ऐसे लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, अर्थात जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। ठीक है ना। देखिएगा क्या किया, जब मूल रोम से अंतः शोषण की क्रिया द्वारा क्या कहता है, मूल रोम में जल प्रवेश कर जाता है अंतः शोषण की क्रिया द्वारा, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जल अनवरत गति से क्या करता है, जाइलम में जाता है और क्या करेगा, जल स्तंभ का निर्माण करेगा, जो लगातार ऊपर की तरफ धकेला जाएगा और ऐसे क्या करता है, पूरे पादपों में क्या हो जाता है, जल का विसरण हो जाता है, यानी जल का परिवहन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है मूल दाब यानी कि रूट प्रेशर। कभी कभी इसके बारे में भी क्या करते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जड़ों के मूल रोमों, यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है रोमों, ठीक है ना, द्वारा अवशोषित जल के कारण उत्पन्न हुए दाब को मूल दाब कहते हैं। मूल दाब के परिणाम स्वरूप जल तने में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। देखिएगा, जो जड़ों के मूल रोमों, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल के कारण उत्पन्न हुए दाब को ही क्या कहेंगे, मूल दाब कहेंगे। और जो मूल दाब होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो जल होता है कुछ ऊंचाई तक ही चढ़ता है। ठीक है ना। और जब ये क्रिया निरंतर चलती रहती है यानी कि लगातार चलती रहती है, तो इसे ही जल पूरी तरीके से ऊपर चढ़ा जाता है। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, किसके बारे में, रसारोहण के बारे में, एसेंट ऑफ सैप, इसके ऊपर भी पूछ लिया जाता है टिप्पणी लिखने के लिए। तो है क्या है, यहाँ पर दिया गया है, पादपों में मृदा से जल तथा खनिज लवण मूल द्वारा अवशोषित होकर जाइलम ऊतक की सहायता से तने में होते हुए पत्तियों तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। ठीक है, रसारोहण जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, तो इसे क्या करिएगा आप लोग, याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि पादपों में मृदा से जल तथा खनिज लवण मूल द्वारा अवशोषित होकर जाइलम ऊतक की सहायता से तने में होते हुए पत्तियों तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। और क्या याद रखेंगे आप, रसारोहण जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, यह बहुविकल्पी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक्सपायरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होता क्या है भाई साहब, पादपों के वायवीय भागों के जीवित ऊतकों द्वारा अवशोषित जल का जलवाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह प्रक्रिया रंध्रों यानी कि स्टोमेटा द्वारा होती है। तो आपसे कोई पूछे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो आप बताएंगे पादपों के वायवीय भागों के जीवित ऊतकों द्वारा अवशोषित जल का जलवाष्प के रूप में उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और यह जो क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, रंध्रों के द्वारा होती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं वाष्पोत्सर्जन के आवश्यकताएं या आवश्यकता, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। ऐसे ही पूछ सकता वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ हैं या इनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्यों वाष्पोत्सर्जन होना चाहिए। तो पहला क्या होता है, ताप का नियमन। ठीक है ना, ताप का नियमन करते हैं लोग। देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की वाष्प बनती है जिससे ठंडक पैदा होती है, अतः पादप तेज गर्मी में झुलसने से बच जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, जब वाष्पोत्सर्जन होता है उससे क्या होती है, जल की वाष्प बनेगी और वो जो वाष्प बनेगी उससे क्या होता है, ठंडक पैदा होगी, जिससे जब गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो पादप जो उनकी पत्तियां होती है झुलसने से क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं। ठीक है ना। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होती है तो पत्तियां कैसे हो जाती हैं, झुलस जाती हैं। ठीक है, तो अगला क्या है पॉइंट, हम उसे देख लेते हैं। खनिज लवण की प्राप्ति, खनिज लवणों की प्राप्ति यानी खनिज लवणों की प्राप्ति कैसे होती है, इसको भी देख लेते हैं भाई साहब। पादपों में जल अवशोषण के साथ ही खनिज लवणों की भी अवशोषण होता है। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण ही अधिक जल अवशोषित होता है, जिसके साथ अधिक खनिज लवण की आवश्यकता
की पूरी होती है, ठीक है ना, पूर्ति होती है। यानी कि जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतने ही ज़्यादा जल का अवशोषण होगा, और जल में जो घुले रहेंगे आपके खनिज लवण उनका भी अवशोषण होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ऐसे ले दी गई है। पादपों के जल अवशोषण के साथ खनिज लवणों का अवशोषण भी होता है। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण अधिक जल अवशोषित होता है, जिसके साथ अधिक खनिज लवण की आवश्यकता की पूर्ति होती है। यही बात यहाँ पर क्या कर दी गई है, लिख दी गई है। तो मुझे लगता है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला महत्व क्या है हमारा। तो अगला हमारा लिखा गया है रसारोहण। तीसरा नंबर वाला क्या है, रसारोहण। वाष्पोत्सर्जन के कारण चूसण दाब उत्पन्न होता है, जो रसारोहण के लिए अधिक आवश्यक है, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, चूसण दाब उत्पन्न होता है, जो क्या है, रसारोहण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है रसारोहण क्या होता है, पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या दिया गया है भाई साहब। अगला है क्या, जल का वितरण, यानी कि जल को कैसे बांटा गया। वितरण मतलब बांटना, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा दूसरा मतलब है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से होता है, ठीक है ना। ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसी के कारण क्या होता है, पौधे के विभिन्न भागों में पानी का समान रूप से क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। जो पानी का किसे अब्जॉर्ब किया है अपने जड़ों द्वारा, ठीक है ना, उसका क्या करेगा, समान रूप से वितरण कर देगा। फलों में शर्करा की सांद्रता, ठीक है, पांचवा हमारा क्या पॉइंट है, फलों में शर्करा की सांद्रता। देखिएगा, अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होती है, शर्करा की मात्रा बढ़ती है किनमें, फलों में, और फल उतने ही अधिक क्या होते हैं, मीठे हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को भी क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या होने वाला है, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है ना, और यही लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या दिया गया भाई साहब, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन तथा स्थानांतरण कहलाता है, और यह फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन क्या कराता है, स्थानांतरण कराता है। यह किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा। फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है, ठीक है। देखिए फ्लोएम के द्वारा किसका किसका परिवहन होता है, प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पाद बनते हैं उनका, और साथ ही साथ क्या, अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का परिवहन भी होता है, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा ही होता है। फ्लोएम इन पदार्थों को जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाता है। अब फ्लोएम इन सभी पदार्थों को, जो अन्य पदार्थ हैं, भोज्य तथा दूसरे पदार्थ, इनको कहाँ कहाँ ले जाएगा, जड़ में ले जाएगा, फलों में ले जाएगा, बीजों में ले जाएगा, और जहां पर वृद्धि हो रही है पौधे के जिन जिन भागों में, वहां पर ले जाता है, ठीक है ना। इस बात को क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे कौन सा पॉइंट दिया गया है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्लोएम द्वारा परिवहन उपमुखी, उपमुखी यानी कि अपवर्ड, तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। देखिए जो फ्लोएम होता है उसमें परिवहन कैसे होगा, ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा, ठीक है ना, ये दोनों तरफ चलता है इसका काम। उपमुखी और अधोमुखी का मतलब यहाँ पर लिख दिया गया है। उपमुखी का मतलब क्या, अपवर्ड, और अधोमुखी का मतलब क्या, डाउनवर्ड। यानी कि जो फ्लोएम में परिवहन होगा ये कैसे होगा, यह दोनों तरफ होगा, ठीक है ना, बाई डायरेक्शनल होगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं भाई साहब। रिमार्क में एक पॉइंट, इस पॉइंट को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। इससे भी एक आध दो नंबर का एक आध दो नंबर का एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका या सहकोशिका, इसे क्या बोलते हैं, सहकोशिका की तथा चालनी नलिकाओं की सहायता से होता है, ठीक है ना। तो आप क्या याद रखेंगे कि भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण किन किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, पहला सहकोशिका, और दूसरा क्या, चालनी नलिकाओं, यानी कि चालनी नलिकाओं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीव ट्यूब की सहायता से होता है। इन बातों को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर यह वीडियो लेक्चर होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही जल्द, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।